नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। विश्व भूगोल की सीरीज में आज हम ओसेनिया महाद्वीप पर चर्चा करेंगे। मैप पर देखेंगे आप, जिसको मैं रेड बॉक्स में बंद कर रहा हूं, ये वाला भाग ओसेनिया महाद्वीप कहलाता है। मैप पर इसका नाम ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओसेनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए इस महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो सिलेबस है उसमें पॉइंट टू पॉइंट हम बात कर रहे हैं। उसमें 4 महाद्वीपों पर हमारी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। कौन कौन से महाद्वीप हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उसमें सबसे पहले हमने नॉर्थ अमेरिका को कंप्लीट किया, उसके बाद साउथ अमेरिका को कंप्लीट किया, इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप को कंप्लीट किया और लास्ट में हमने अंटार्कटिका महाद्वीप पर बात की। ये चारों महाद्वीपों पर हमारी क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। ये क्लासें एवरग्रीन पाठशाला का जो यूट्यूब चैनल है, वहां पर विश्व भूगोल की सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ये सभी क्लासें अवेलेबल हैं। ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर 2 से 3 क्लासें होंगी। इन क्लासों के बाद हमारे 2 महाद्वीप बचेंगे, एक तो यूरोप महाद्वीप और एक एशिया महाद्वीप। इन पर भी हम चर्चा इन क्लासों के बाद कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप या ओसेनिया जो महाद्वीप है उसके बारे में मोटी मोटी जानकारी लेते हैं। ये जो मैप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैप है ओसेनिया महाद्वीप का। इसमें सबसे बड़ा जो देश है, ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर का ये जो भाग है, इसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है। इसके नीचे एक ये छोटा सा टूटा हुआ सा भाग दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो भाग है इसका नाम है तस्मानिया। यहां पर जो ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है न्यूजीलैंड। इसके साथ साथ कुछ द्वीपीय देश भी यहां पाए जाते हैं, जिनको मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूं। इन देशों के नाम है मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया। आप देख रहे होंगे मेलोनेशिया और माइक्रोनेशिया दोनों प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले द्वीपीय देश हैं। इसके साथ साथ एक देश और है पोलिनेशिया। ये तीनों ही प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले द्वीपीय देश हैं। ठीक है। एक बार फिर देख लें, एक बार दोबारा हम इनका नाम लिख देते हैं, अलग अलग पेन से लिखते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया, हमें यह पता होना चाहिए क्योंकि अभी मैं और चीजें भी बताऊंगा मैप पे ही आपको, उसे एक ही मैप पर हम क्लियर कर लेंगे। यह है पापुआ न्यू गिनी। अच्छे से क्लास में ही क्लियर करते हुए चलें ताकि बार बार इनको पढ़ने की जरूरत आपको ना पड़े। इसको बोलते हैं तस्मानिया। ये भाग है न्यूजीलैंड। ये कुछ द्वीपीय देश हैं जिनको विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिनमें नाम है मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। ठीक है। क्लियरली समझ में आ गया कि इन सब चीजों को मिलाने के बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बनता है। तो इन कौन से चीजों को मिलाएंगे तब ओसेनिया महाद्वीप बनेगा। तो पहला पॉइंट है, आप भी लिखते रहे मेरे साथ साथ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले द्वीपीय देश जैसे मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया को मिलाकर ओसेनिया महाद्वीप का निर्माण होता है या ओसेनिया महाद्वीप कहलाता है। यह बात आपको याद रखनी। अब तक हमने यही देखा है। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ खाड़ियां। इसमें कुछ खाड़ियां हैं, कुछ चीजें जो आपको आगे बार बार पूछी जाएंगी, वो आपको याद रखनी। मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, नहीं तो इसको रहने देते हैं। ये जो भाग है ना, ये यहां पर खाड़ी है कारपेंट्रिया की खाड़ी। ये कारपेंट्रिया खाड़ी है। नीचे ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, जहां मैंने ब्लैक पेन से ये बनाया है, एक काम करते हैं, हम इनको रेड पेन से लिखते हैं खाड़ी।
ताकि इजीली आपको याद रहे कि पहले जो क्षेत्र थे उनको हमने लिख दिया। अब इन नामों को भी हम छोटा छोटा करके लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। सारी चीजें एक मैप पर क्लियर हो जाएंगी तो वो चीजें अच्छे से हमें याद रहेंगी। सबसे पहले ब्लैक पेन से हम नाम लिख देते हैं। यहां लिख देते हैं ऑस्ट्रेलिया, AUS, ठीक है। ये है तस्मानिया। पापुआ न्यू गिनी को मैं केवल गिनी लिख देता हूं, आप इससे अफ्रीका महाद्वीप वाला गिनी देश ना समझे, पापुआ न्यू गिनी है। इसे मैं न्यूजीलैंड लिख देता हूं। और ये द्वीपीय देश हैं जिन्हें मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। मोलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया, ये द्वीपीय देश प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं खाड़ियां। खाड़ियों को हम रेड पेन से लिख लेते हैं। ये जो खाड़ी है इसका नाम है कारपेंट्रिया की खाड़ी, ठीक है। नीचे वाला जो ये भाग है इसमें एक खाड़ी पाई जाएगी जिसे बोलते हैं स्पेंसर की खाड़ी। ये जो भाग है जिस पर मैं अभी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक बाइट का निशान है, ऐसे काटने का निशान है, तो इसे बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट या ग्रेट बाइट। यहीं पर स्थित है ग्रेट आर्टिसन बेसिन, जिसमें उत्सुर्त या पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी। अब हम देखते हैं कुछ जल संधियां। ग्रीन से मैं बनाता हूं। एक जल संधि यहां बन रही है पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इसका नाम है टोरस जल संधि। टोरस जल डमरू मध्य टोरस जल संधि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब नीचे की साइड में हमने देखा था ये वाला भाग तस्मानिया है और तस्मानिया ऊपर ऑस्ट्रेलिया है। इन दोनों के बीच जो संधि बन रही है इस संधि का नाम है बोस जल संधि। और न्यूजीलैंड के दोनों जो द्वीप हैं या दोनों जो भाग हैं इनके बीच में संधि है, इसका नाम है कुक जल संधि। ये सारी चीजें आपको एक ही मैप पर क्लियर होती हुई चली होंगी। हमने देखा पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है टोरस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है बोस जल संधि। और न्यूजीलैंड के उत्तरी पार्ट और दक्षिणी भाग, इन दोनों के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है कुक जल संधि। अब तक हमने देखा कि ओसेनिया महाद्वीप का निर्माण ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, पापुआ न्यू गिनी और द्वीपीय देश जैसे मोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया आदि को मिलाकर होता है, ठीक है। फिर हमने देखी खाड़ियां। ऊपर की साइड में हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कारपेंट्रिया की खाड़ी, दक्षिण में हमने देखा स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी के पूर्व की साइड में हमने देखा ग्रेट बाइट पाया जाता है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखी जल संधियां। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो जल संधि है उसका नाम है टोरस जल संधि। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो जल संधि बनती है, जल डमरू मध्य जो बनता है उसका नाम है बोस जल संधि। और न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी पार्ट के बीच जो जल संधि है उसका नाम है कुक जल संधि। ये चीजें हमने यहां देख ली, ठीक है। अब हम इस कुछ चीजें पढ़ते हैं, उसके बाद दोबारा मैप पर आएंगे और वहां चीजें क्लियर करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। सबसे पहले ओशिनिया महाद्वीप का सामान्य परिचय की बात करें। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं प्रशांत महासागर में स्थित कई द्वीपीय समूह जैसे मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया आदि को सम्मिलित रूप से ओशिनिया कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ओशिनिया महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां अर्थात सबसे छोटा महाद्वीप है, वह जनसंख्या के हिसाब से 6वां महाद्वीप है। क्योंकि हमने देखा कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो निर्जन महाद्वीप है, वहां पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है और जो जनसंख्या रहती है वो भी मूल रूप से वैज्ञानिकों के रूप में पाई जाती है, ठीक है। तो वहां पर निर्जन महाद्वीप था, तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप अंटार्कटिका है। और अगर वैसे बात करें कि जनसंख्या के हिसाब से ओशिनिया का जो महाद्वीप का स्थान है वो कौन सा है, तो 6ठा स्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप है ओशिनिया, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इसे सबसे छोटा महाद्वीप और द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अब द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहते हैं? पहली बात तो ये मोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया जैसे द्वीप समूह पाए जाते हैं, ठीक है। और न्यूजीलैंड के भी चारों तरफ समुद्र है, तो इसे भी हम द्वीपीय देश मान सकते हैं, ठीक है।
तो इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय देश व प्यासी भूमि का देश कहते हैं। प्यासी भूमि का देश क्यों कहते हैं, हम देखेंगे जब हम ऑस्ट्रेलिया का डिटेल्ड में अध्ययन करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में लगभग 10 मरुस्थल पाए जाएंगे, छोटे बड़े। इसलिए मरुस्थलों की अधिकता के कारण ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। यह बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब तक की क्लास में हमने देखा, एक बार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नॉर्मल सा मैप आप बनाने की कोशिश करें। तब इस प्रकार की आकृति है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। बिल्कुल सही नहीं बनी है, लेकिन एक बार हम यहां खाली रिवीजन करने के पर्पज से बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया देश की बात कर रहे हैं हम। ये जो खाड़ी थी इसे बोल रहे थे हम कारपेंट्रिया की खाड़ी, ठीक है। यहां जो खाड़ी बन रही है इसका नाम है स्पेंसर की खाड़ी, ठीक है। और यहां जो बाइट बन रहा है इसे बोलते हैं ग्रेट बाइट। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अब हम जो चर्चा करेंगे ओसेनिया महाद्वीप में वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की करेंगे। इसके ऊपर यहां पर एक देश था और यहां पर एक जल संधि बन रही थी जिसका नाम था टोरस जल संधि। यहां तस्मानिया था और तस्मानिया के साथ एक जल संधि बन रही थी जिसका नाम था बोस जल संधि। ये चीजें अब तक हमने देखी हैं और ये जो देश है इसे द्वीपीय देश और प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। अब हमारा सबसे पहले वही जो हम सभी महाद्वीप में करते आए, सबसे पहले इसकी खोज किसने की? डच नाविक विलियम जानस जुन ने इसकी खोज की थी। कौन सा नागरिक था? डच नाविक था, विलियम जानस जुन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। यह बात आपको याद रखनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखें। अब हम इसके प्रमुख पर्वतों की बात करते हैं। प्रमुख पर्वतों में हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख पर्वत हैं उसमें इस साइड में एक पर्वत पाया जाएगा जिसे हम बोलेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसमें अनेक पर्वत और पाए जाएंगे, जैसे न्यू इंग्लैंड पर्वत, ठीक है। इसके नीचे चलेंगे तो पाया जाएगा ब्लू माउंटेन पर्वत। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसउज़को है और ऑस्ट्रेलियाई आल्पस। ये इसमें अन्य पर्वत भी पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। इसकी सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी जिसे मैं ब्लैक पेन से नोट कर रहा हूं उसका नाम है माउंट कोसउज़को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये जो पर्वतमाला है इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसके अलावा एक पर्वत श्रेणी यहां पाई जाएगी, इस पर्वत श्रेणी का नाम है ग्रे पर्वत या ग्रे माउंटेन। यहां पर एक पर्वत श्रेणी पाई जाएगी जिसका नाम है रेनॉल्ड रेंज। यहां एक पर्वत श्रेणी पाई जाएगी जिसका नाम है ब्रोकन हिल्स। एक पर्वत श्रेणी इस साइड में पाई जाएगी जिसे मैकडोनाल्ड कहेंगे। ये पर्वत श्रेणियां ऑस्ट्रेलिया देश में पाई जाती हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज सबसे बड़ी या सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसउज़को है और इसमें अन्य पर्वत भी पाए जाते हैं, जैसे न्यू इंग्लैंड पर्वत, ब्लू माउंटेन पर्वत, ऑस्ट्रेलियाई आल्पस पर्वत। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसमें ग्रे पर्वत, रेनॉल्ड रेंज, मैकडोनाल्ड रेंज और ब्रोकन हिल्स नाम से पर्वत और पाए जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इस महाद्वीप के पर्वतों की इतनी कोई खास विशेषताएं नहीं रही हैं, फिर भी आप देखें तो उनको थोड़ा बहुत याद रखें। इसके अलावा दो पठार भी आप यहीं याद कर लें। पठार को मैं ग्रीन पेन से बना देता हूं, सही दिखेगा? नहीं दिख रहा सही। पठारों को हम रेड पेन से ले लेते हैं। ये जो पठार है इसको मैं वर्गाकार बना देता हूं, इसे बोलते हैं अर्नइम पठार। अर्नइम पठार, ठीक है। और एक पठार यहां पाया जाएगा जिसे बोलते हैं आयर का पठार, आयर प्रायद्वीप या आयर पठार, ठीक है। ये दो पठार आपको याद रखने, और पठार भी पाए जाते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ये दो पठार हैं। इनसे दो नदियां निकलेंगी जो हम अफवाह तंत्र में बात करेंगे, वहां पर ही इन पठारों को देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कोई पठार या पर्वत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें पूछ सकते हैं कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत है
वो उसका विस्तार किस देश में है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। न्यू इंग्लैंड, ब्लू माउंटेन और ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स भी उसमें पाए जाते हैं। ये बातें आपको याद रखनी। आप इन मैप का स्क्रीनशॉट लेके रखें, मैप से तुरंत रिवीजन हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम एक बार हम इन पठारों पर दोबारा चर्चा कर लेते हैं, पर्वतों पर देखते हैं कि कौन कौन से पर्वत इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ी ली थी। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्वत। पर्वतों में बात करें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत है। इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट कोसी उजको है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, न्यू इंग्लैंड और ब्लू माउंटेन जैसे पर्वत पाए जाते हैं। यही पर्वत इंपॉर्टेंट है, यही हमें याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत भी यही है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत है। इसका सर्वोच्च शिखर माउंट कोस उजको है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, न्यू इंग्लैंड और ब्लू माउंटेन जैसे पर्वत पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्रे रेंज हमने पढ़ी, रेनॉल्ड रेंज हमने पढ़ी, मैकडोनाल्ड रेंज हमने मैप पर देखी और ब्रोकन हिल्स देखी। ये सब चीजें हम देख चुके हैं। इसके अलावा दो पठार भी हमने यहीं पर देख ली, वो हम नदियों पर चर्चा करेंगे। एक तो हमने देखा अर्नइम पठार या अर्नइम प्रायद्वीप, और एक हमने देखा था आयर प्रायद्वीप। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, मरुस्थलों की बात करते हैं। पर्वत कंप्लीट हो चुके हैं। अब तक की जो क्लास हुई है उसमें हमने देखा है कि ओशेनिया महाद्वीप किन किन से मिलकर बना है। तो ओशेनिया महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से मिला है। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड इसमें शामिल है और कुछ द्वीपीय देश भी इसमें आते हैं। प्रशांत महासागर के जो द्वीपीय देश हैं जिनका नाम मोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया है, इनको मिलाकर ऑस्ट्रेलिया या ओशेनिया महाद्वीप बनता है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद हमने देखा था, ये तो हमने देखा कि ओशेनिया महाद्वीप किन किन से मिलकर बना है। फिर हमने देखा ओशेनिया महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर 7वां बड़ा महाद्वीप है या सबसे छोटा महाद्वीप है, और जनसंख्या के आधार पर इसका 6ठा स्थान है। ये बात आपको याद रख लीजिए। इसके बाद हमने देखा था कि जो ओशेनिया महाद्वीप है इसे द्वीपीय देश भी कहते हैं। अभी हमने देख लिया कि इतने बड़े बड़े द्वीप इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ये चीजें हमने ओशेनिया महाद्वीप के बारे में देखी। फिर हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ देखा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने देखा कि इसे द्वीपीय देश बोलते हैं, इसे प्यासी भूमि का देश बोलते हैं। प्यासी भूमि का देश बोलने का प्रमुख कारण है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसमें मरुस्थल अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश बोलते हैं। द्वीपीय देश इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर द्वीपों की संख्या अधिक है। कुछ जल संधियां हमने देखी टोरस जल संधि, जो कि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच थी। इसके बाद हमने देखी बोस जल संधि। बोस जो जल संधि है या बोस जो डलम्बरू मध्य है वो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। ठीक है, इसके बाद तीसरी जल संधि हमने देखी थी कुक, जो कि न्यूजीलैंड के दोनों क्षेत्रों के बीच है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के बीच में स्थित है कुक जल संधि। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में जो जल संधि बनती है उसे बोलते हैं कुक जल संधि। यह जल संधियां हमने देखी। ठीक है, फिर हमने कुछ भाग और देखे थे जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के थे। हमने देखा ऊपर की साइड में ऐसे एक खाड़ी बन रही है जिसका नाम था कारपेंट्रिया की खाड़ी। यह भाग हमने देखा। नीचे जाएंगे तो यहां पर एक खाड़ी कुछ इस प्रकार से बन रही थी। इस खाड़ी का नाम था स्पेंसर की खाड़ी। यहां एक ऐसा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा बनता है, ये जो बाइट का निशान आता है इसे बोलते हैं ग्रेट बाइट या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, जहां ग्रेट आर्टिसन बेसिन भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने देखी। अब तक की क्लास में हमने ये देखा जिसका मोटा मोटा रिवीजन हमने कर लिया। फिर हमने देखा पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणियों में हमने देखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक ऐसी पर्वत श्रेणी पाई जाती है लंबी। इस पर्वत श्रेणी का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की या ऑस्ट्रेलिया की या ओशेनिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, इसमें अन्य पर्वत भी पाए जाते हैं जिन्हें मैं दूसरे पेन से बना देता हूं, ब्लैक से बना देते हैं।
ये जो पर्वत है इसे बोलते हैं न्यू इंग्लैंड। आगे बढ़ेंगे तो एक पर्वत पाएगा ब्लू माउंटेन, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन आल्पस। क्वेश्चन आपसे सब इंस्पेक्टर में कैसे पूछा जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत है वो कौन से देश में स्थित है, तो वहां आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसको में से आपको ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके बाद यहां इस साइड में ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत और देखा हमने जिसे बोलते हैं ग्रे पर्वत। ग्रे पर्वत, इसके साथ इसी ऊपर की साइड में थोड़ा सा आगे चलने के बाद एक और पर्वत मिलता है हमें जिसे बोलते हैं रेनॉल्ड रेंज। ग्रेट, हमने ग्रेट बाइट पढ़ा था, ग्रेट बाइट के ऊपर की साइड में एक पर्वत मिलता है जिसे बोलते हैं मैकडोनाल्ड, और जहां पर एक पर्वत और मिलता है जिसे बोलते हैं ब्रोकन हिल्स। उम्मीद करता हूं कि अब तक की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी यदि कोई चीज आपके समझ नहीं आई है तो एक बार मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस चीज को अगली क्लास में अच्छे से पुनः क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कोई डाउट बताएं, कोई और सजेशन मुझे दें कि इसमें हम क्या चीज और ऐड कर सकते हैं जिससे ये वाला पोर्शन हमारा राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही अच्छे से कंठस्थ हो जाए और बार बार इसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब हम चलते हैं, मरुस्थल पढ़ेंगे। अब हम ऑस्ट्रेलिया देश में पाए जाने वाले मरुस्थल। ग्रेट ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब मेरा सवाल यह है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। अब हमने देख लिया दूसरा तो सबसे बड़ा हमें पता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़े मरुस्थल का नाम है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अब हम एक बार इन सभी मरुस्थलों को मैप पर लिख लेते हैं। कौन सा मरुस्थल कहां है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि मैप पर हम लिखेंगे तो हमें पता रहेगा कि ये 10 मरुस्थल हैं। ठीक है, तो मैप पर एक बार डिनोट कर लेते हैं, सारे 10 के 10 लिख लेते हैं। ठीक है, अगर मैप की बात करें तो ये जो पूरा देश है इसमें जिस मरुस्थल का विस्तार है उसे बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। अब इस मरुस्थल में अन्य छोटे छोटे मरुस्थल स्थित हैं, उनके क्या क्या नाम है वो हम देखेंगे। सबसे पहले ग्रेट सैंडी मरुस्थल, दूसरा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक है, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन मरुस्थल, सिंपसन मरुस्थल। आपको केवल नाम याद रखने हैं, इनकी लोकेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे प्री के एग्जाम में लोकेशन नहीं भरवा रहा, ना तो आरएस प्री में भरवाई जाती है और ना ही राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में भरवाई जाती है। आपसे वो पूछेगा निम्न में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है। मैप पर रहेंगे तो मैप से वो चीजें हमें अच्छे से माइंड में सेट हो जाती हैं। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन मरुस्थल, सिंपसन मरुस्थल, स्टूट मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, तिरारी मरुस्थल, लिटिल सैंडी मरुस्थल। 2 मरुस्थल और भी हैं, उनका नाम एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से रह गए। पेड्रिका मरुस्थल और स्ट्रेजेलिक मरुस्थल। ठीक है, इनको भी मैप पर हम नोट कर लेते हैं एक बार। पेड्रिका, पेड्रिका मरुस्थल, और 10वां है स्ट्रेजेलिक मरुस्थल। जब आप इन मरुस्थलों को 2 से 3 बार ऐसे ही मैप पर लिख लेंगे या अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो ये मरुस्थल आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना है, इन मरुस्थल्स को 2 से 3 बार लिखेंगे। 2 बार तो मैं ही लिखूंगा, एक बार हमने लिख दिया है, एक बार और लिखूंगा मैप पर, उसके बाद एक बार हम नोट्स पे लिखेंगे, एक बार खाली पेज पे लिखेंगे। तो 3 से 4 बार रिवीजन मैं आपको इन मरुस्थलों का क्लास में ही करवा दूंगा, तो ज्यादातर नाम आपको याद हो जाएंगे। फिर भी एक बार यदि नाम याद ना हो तो एक बार अपने कॉपी पेन खुद लें और उसको लिखने की कोशिश करें तो ये इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, इन 10 मरुस्थल का नाम मैं वापस आपको लिख देता हूं। सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ठीक है, दूसरे मरुस्थल का नाम हम देखें तो दूसरे मरुस्थल का नाम लिखते हैं हम ग्रेट विक्टोरिया। तीसरे मरुस्थल का नाम
गिब्सन मरुस्थल। चौथे मरुस्थल का नाम है सिम्पसन मरुस्थल। कौन सा? सिम्पसन मरुस्थल। ठीक है, 4 मरुस्थल अब तक हमने देख लिए। कौन कौन से? ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन और सिम्पसन मरुस्थल। इसके बाद 5वें मरुस्थल का नाम लिखते हैं हम, तो इसका नाम है तनामी मरुस्थल। कोई से भी लिख दो, हमें केवल याद रखने के पर्पज से करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ स्टुअर्ट मरुस्थल ही लिखा जाए, कोई सा भी आप लिख सकते थे। इसके बाद यहां लिखें तो स्टूट मरुस्थल। 6 हो गए। 6 के बाद 7वां लिखना है हमें। सारे एक बार वापस मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, स्टूट मरुस्थल। 7वां जो मरुस्थल है उसका नाम है तिरारी मरुस्थल। इसके बाद 8वें मरुस्थल का नाम हम देखें तो इसका नाम है लिटिल सैंडी। ऊपर ग्रेट सैंडी लिखा हमने, यहां लिटिल सैंडी। ठीक है, लिटिल सैंडी मरुस्थल। उसके बाद 9वां पेड्रिका मरुस्थल। पेड्रिका मरुस्थल। और लास्ट हमने देखा था 10वां मरुस्थल, इसका नाम था, एक बार आप बताएंगे मुझे, स्ट्रेजेलिक मरुस्थल। ठीक है, अब एक बार मेरे साथ साथ इसको रिपीट करें, मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करें। बोलने से चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती हैं। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, स्टूट मरुस्थल, तिरारी मरुस्थल, स्ट्रेजेलिक मरुस्थल, पेड्रिका मरुस्थल और लिटिल सैंडी मरुस्थल। एक बार फिर याद करेंगे, मन मन में बोलेंगे, मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, तनामी, स्टोट, तिरारी, लिटिल सैंडी, पेड्रिका और स्ट्रेजेलिक मरुस्थल। इनमें से कोई भी नाम आपको देकर ये पूछ सकते हैं कि ये जो मरुस्थल है ये कौन से देश में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो 10 मरुस्थल है ये ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। अब देखो, अब आपको समझ आ रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश क्यों कहा जाता है। 10 तो वहां पर मरुस्थल पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि इस जो देश है ऑस्ट्रेलिया, इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लें। स्क्रीनशॉट रखने से आप इजीली इन चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, और ये आप अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। ठीक है, अब हम एक बार नोट्स पे पढ़ते हैं, फिर एक बार हम खाली पेज पर उनका दोबारा रिवीजन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। ग्रेट ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है जो अलग अलग मरुस्थलों से मिलकर बना है। कौन कौन से मरुस्थल आएंगे? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, स्टूट मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, लिटिल सैंडी मरुस्थल, तिरारी मरुस्थल, पेड्रिका मरुस्थल और स्ट्रेजेलिक मरुस्थल। ठीक है, एक बार हम दोबारा, आप मेरे साथ साथ अपनी बुक में इन मरुस्थलों का नाम लिखने की कोशिश करें। मान लेते हैं बॉक्स बना लो, कोई जरूरी नहीं है कि आप मैप बनाओ। आप मान लो कि ये जो बॉक्स मैंने बनाया है ये ऑस्ट्रेलिया देश है। अब हमें इसमें लिखना है ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। 1 नंबर से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम ग्रेट सैंडी। 10 नाम हमें लिखने हैं, ये बात आप याद रखना। दूसरा मरुस्थल लिखते हैं, दूसरे मरुस्थल का नाम है ग्रेट विक्टोरिया। तीसरा मरुस्थल, 1 मिनट रुको, मिटा देते हैं इसको। अब वापस आते हैं। तीसरे जो मरुस्थल का नाम है इसे बोलेंगे हम गिब्सन मरुस्थल। चौथा जो मरुस्थल है उसका नाम है सिम्पसन मरुस्थल। 5वें मरुस्थल का नाम है, आप बताइए मुझे क्या नाम लिखे यहां पर, तनामी लिखे या स्टूट लिखे? तो स्टूट मरुस्थल लिख दिया हमने। ठीक है, ये 5 नाम आपने याद कर ली। क्या क्या? ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट। ये आपको याद भी रखने हैं। ठीक है, इसके बाद छठा हम लिखते हैं, छठे का नाम है तनामी। इसके बाद 7वां अगर हम लिखें तो उसका नाम है लिटिल सैंडी।
आप साथ साथ याद करते हुए चलें। याद करने से चीजें अच्छे से आपकी याद हो जाएंगी और फिर आप उनको कभी नहीं भूलेंगे। 8वां, तिरारी। 9वां जो मरुस्थल है उसका नाम लिखें आप पेड्री का मरुस्थल। और 10वें मरुस्थल का नाम है स्ट्रेजेलिक मरुस्थल। इसको आप आराम से रखो, ये पीडीएफ में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी यदि आप लोग चाहेंगे तो। ठीक है, अब हम लिख देते हैं यहां ताकि हमें पता रहे कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल हैं वो कौन कौन से हैं, उनका याद रखना। जरूरी नहीं आप मैप बनाएं, आप एक बॉक्स बना लें, आयत बना लें, गोला बना लें, बस उसमें आप डिनोट कर लें कि ये ऑस्ट्रेलिया है। मान लिया कि ये ऑस्ट्रेलिया का ब्लैंक मैप है और उसमें आप इन चीजों को नोट कर दें तो इजीली चीजें आपकी याद हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास पाई जाती है। हमें पता है कि उस जो भूमध्य रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया को टच नहीं करती। एक बार देख लेते हैं कि क्यों हम कह रहे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यहां पाए जाएंगे। पहले पेज पर चलते हैं हम, जहां हमने सारे मैप वो देखे थे। ये मैप पर देखिए, ये इक्वेटर यहां से गुजर रही है। ये जो इक्वेटर है ना, इससे ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो नीचे ही पाया जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो पाए जाते हैं, उन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का नाम डाउन्स है, ये आपको याद रखना है। और एक आएगा नल्ला बोर का मैदान, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है कि नल्ला बोर के मैदान कौन से देश में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, महान विक्टोरिया मरुस्थल के दक्षिण में स्थित तटीय मैदान को नल्ला बोर का मैदान कहा जाता है। ठीक है, लास्ट में हम एक मैप बनाएंगे ऐसा ही बॉक्स सा, उसमें सारी चीजें वापस ऐड कर देंगे ताकि चीजें इजीली आपको याद भी रहें और जब आप रिवीजन करें तो उस एक मैप से ही पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है, ब्लैंक मैप हम नहीं बनाएंगे, वैसे ही बना देंगे, चारों तरफ आयत सा बना के, गोला सा बना के, उस हिसाब से। ठीक है, नल्ला बोर के मैदान कहां पाए जाते हैं? विक्टोरिया जो मरुस्थल है उसके दक्षिण में स्थित तटीय मैदान को नल्ला बोर के मैदान कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो यहां याद रखना है वो डाउन्स रखना है। इस शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो डाउन्स के नाम से उन्हें जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया की नदियां। नदियों की बात करें तो हमने देखा था कि एक गोले के रूप में हम मान लेते हैं कि ये गोला जो है ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यहां एक सबसे प्रमुख नदी जो है उसकी बात करेंगे हम, फिर उसके बाद वापस पढ़ेंगे। यह है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से एक मिनट थोड़ा दूर बन गई, पास बनानी है इसके तट के पास पास। ये वाला जो भाग है ना, इसे बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहां से एक नदी निकलती है, ऊपर की साइड से निकलेगी डार्लिंग नदी और उसके थोड़ा सा नीचे से निकलेगी मुर्रे नदी। इसे मुर्रे डार्लिंग नदी के नाम से जाना जाता है। आगे दोनों के संयुक्त नाम से बहने लग जाती है और इसे बोलते हैं मुर्रे डार्लिंग नदी। ठीक है, और ये नीचे जाके जहां हमने देखी थी स्पेंसर की खाड़ी, इस स्पेंसर की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती। ठीक है, ये जो नदी है इसका नाम है डार्लिंग, ये जो नदी है इसका नाम है मुर्रे। डार्लिंग नदी के किनारे या मुर्रे नदी के किनारे सिडनी शहर है। यहां पर एक दोआब का निर्माण होता है। इस दोआब का जो नाम है उसे बोलते हैं रिवेरिना दोआब। ये बात आपको याद रखनी। मुर्रे डार्लिंग नदी हमने देख ली है। ठीक है, रिवेरिना दोआब डार्लिंग और मुर्रे नदियों के बीच में स्थित है, ये बात हमने देख ली। अब हमने पढ़ा था यहां की साइड में एक अर्न इम प्रायद्वीप या अर्न इम पठारी क्षेत्र। ठीक है, इस अर्न इम जो प्रायद्वीप ये पठारी है, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विक्टोरिया। ठीक है, नीचे हमने पढ़ा था आयर पठार, यहां आयर पठार से एक नदी निकलेगी और उसका नाम है स्वान नदी। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी। मैंने आपको सारी चीजें बता दी। ये तीन ही नदी इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया में, वो तीनों मैंने आपको यहां बता दी। इस नदी का नाम विक्टोरिया, इसका नाम स्वान। एक बार हम पढ़ आते हैं फिर वापस आएंगे मैप। मुर्रे डार्लिंग नदी, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलकर स्पेंसर की खाड़ी में गिरती है। सिडनी मुर्रे नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मुर्रे और डार्लिंग नदियों के मध्य रिवेरिना दोआब स्थित है, ये आपको याद रखना है।
यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या बात है, सबसे पहले तो रिवेरिना दोआब, इसको आप हाईलाइट कर लें। ठीक है, हाईलाइट कर लें या वैसे याद रख लें, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे याद रख लें इसको आप। ये जो भाग है रिवेरिना दोआब वाला, इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद कहां से निकलती है मुर्रे डार्लिंग नदी, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। कौन से महाद्वीप में, ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया में, ये बातें आपको याद रखनी है। फिर हम देखेंगे स्वान नदी, यह आयर पठार से निकलती है। पर्थ शहर स्वान नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट सिर्फ आयर का पठार आपने को ध्यान रखना है कि आयर का पठार कौन से महाद्वीप में या कौन से देश में। विक्टोरिया नदी अर्नइम पठार से निकलती है। अब हम एक बार वापस मैप पर चलते हैं, ये मैप हमने बनाया था। अर्नइम पठार से जो नदी निकल रही है उसका नाम हम लिख देते हैं विक्टोरिया। ठीक है, ताकि सारी चीजें क्लियर होती हुई चली जाएं। ये विक्टोरिया नदी है। आयर के पठार से जो नदी निकल रही है इसका नाम है स्वान नदी, और इस नदी का नाम है मुर्रे डार्लिंग नदी। ये अपवाह तंत्र है, इस अपवाह तंत्र को आप याद रखेंगे। एक झील आपको याद रखनी है, यहीं पर ये जो आयर पठार है, यहां पर येलो से बना देता हूं मैं, ये गोल घेरा जो मैं बना रहा हूं, मान लेते हैं कि ये एक झील है, ये येलो वाला भाग एक झील है। इस झील का नाम है आयर झील। ये एक खारे पानी की झील है और यहीं पर ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम बिंदु स्थित है। ये चीजें अपवाह तंत्र में हमने पढ़ ली हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया की झील आ गई और नदियां आ गई। नदी, तीन ही नदी अपने को याद रखी, मुर्रे डार्लिंग नदी जो निकलती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, मुर्रे और डार्लिंग नदियों के बीच में रिवेरिना दोआब स्थित है। अर्नइम प्रायद्वीप से निकलती है विक्टोरिया नदी, और आयर के प्रायद्वीप से निकलती है स्वान नदी। आयर का जहां पठार है वहीं पर आयर की झील स्थित है, और आयर झील निम्नतम बिंदु ऑस्ट्रेलिया का आयर झील में पाया जाता है। आयर झील खारे पानी की झील है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम आगे चलते हैं। ये चीजें हम पढ़ चुके, सारी चीजें हमने देख ली, मैप पर भी डिस्कस कर ली। ऑस्ट्रेलिया की झील आयर झील, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील और ऑस्ट्रेलिया के सबसे निम्न बिंदु। साथ ही यहां लिख लो कि ये खारे पानी की झील है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। अब एक शब्द हम पढ़ेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है, प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, इस कारण इसे पानी का बगीचा कहते हैं। ठीक है, अब हम एक बार चलते हैं जो मेन मैप है उस पर। ये रहा मेन मैप। जहां है ना, इस साइड में पूर्वी तट पर जहां पाई जाती है ग्रेट बैरियर रीफ, मान लेते हैं कि ये तो हमने बना दी ग्रेट बैरियर रीफ। अब इसके अंदर जैव विविधता को दर्शाने के लिए हम थोड़ी हरियाली दिखाते हैं और इसमें भर देते हैं ग्रीन कलर। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। इसे बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, और जैव विविधता अधिक पाई जाती है। उच्च जैव विविधता के कारण इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं। यह बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है। ठीक है, क्या क्या, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसके पूर्वी तट पर पाई जाती है, प्रशांत महासागर में स्थित एक प्रवाल भित्ति। यहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है, इस कारण इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, ये जो ग्रेट आर्टिसन बेसिन है, यहां पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है उसका नाम कंगारू है। ये बात आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण बिंदुओं में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ यहां पाई जाती है। ग्रेट आर्टिसन बेसिन पाया जाता है जहां पर उत्सुत कुएं या पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। इनका राष्ट्रीय पशु कंगारू है। और ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ये भूकंप और ज्वालामुखी रहित महाद्वीप है। यह बात भी आपको याद रखनी।
क्या क्या याद रखनी, महत्वपूर्ण बिंदुओं में हमने देखा ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती, प्रशांत महासागर का विस्तार है पूर्वी तट पर, और पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर का जहां विस्तार है वहीं पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ये बात भी हमने देख ली, प्रवाल भित्ति सबसे बड़ी है, लेकिन इसमें जैव विविधता भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस कारण इसे पानी का बगीचा कहते हैं, क्योंकि हरियाली बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, नीचे की साइड जहां ग्रेट बाइट था वहीं पर ग्रेट आर्टिसन बेसिन पाए जाते हैं, जहां पर उत्सुर्त कुएं या पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ठीक है, इनका राष्ट्रीय पशु कंगारू है। यहां पर ये जो महाद्वीप है ये भूकंप रहित और ज्वालामुखी रहित महाद्वीप है, ये चीजें हमने पढ़ ली। इसके अलावा यहां एक प्लेटिपस नामक स्तनधारी भी पाया जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी। एक बार हम वापस चलते हैं, बहुत सी चीजें हमने पढ़ ली हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप लगभग कंप्लीट होने वाला है, खनिज की क्लास बचेगी जो हम कल बात करेंगे जिस पर, बाकी और सारी चीजें हम कर लेंगे। इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऑस्ट्रेलिया भूकंप रहित और ज्वालामुखी रहित महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिनल कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, इनके मूल निवासियों को एबोरिजिनल कहा जाता है। ग्रेट आर्टिसन बेसिन में उत्सुत या पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक पशु कंगारू है, और प्लेटिपस अंडा देने वाला स्तनधारी जो कि ओसेनिया महाद्वीप में पाया जाता है। इसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया की जलवायु की बात करते हैं। हमने अभी देखा था कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके बीच से मकर रेखा गुजरती है ना, तो मकर रेखा गुजरेगी तो इसका उत्तरी जो भाग है वो उष्ण कटिबंध में स्थित होता है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित कुछ भागों को छोड़ दो, क्योंकि हमने देखा बीचों बीच से गुजर रही है, तो ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग और यहां हमने देखा था न्यूजीलैंड, तो इस भाग को छोड़ दो, तो छोड़कर संपूर्ण ओशनिया में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, मैप पर एक बार चलना चाहो तो आप देख सकते हैं। एक बार मैं इसको जूम कर देता हूं अच्छे से, जैसे दिखाई दे हमें। ठीक है, अब हम अच्छे से देखते हैं, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। यह है इक्वेटर, जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, यह भूमध्य रेखा यहां से गुजर रही है, यहीं से बना लेते हैं, ये भूमध्य रेखा है। अब हम देखते हैं मकर रेखा, ये है मकर रेखा जो यहां से आ रही है, इसको मैं बनाता हूं येलो पेन से, है ना। ये गुजर रही है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच से, तो इसका ये जो दक्षिणी भाग है, इन भागों को छोड़ दो, न्यूजीलैंड को छोड़ दो, इसके ऊपर के जो भाग हैं इसमें जो जलवायु पाई जाएगी, यहां पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है, यहां पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। इसके नीचे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी, ये आपको पढ़ा हुआ ही है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। एक मिनट रुको, क्या गड़बड़ हो गई इसमें। सॉरी, एक मिनट आप रुकें, बंद हो गया ये। हाँ, वापस आ गए हम, तो हम बात करते हैं आगे। हम जलवायु की बात कर रहे थे। जलवायु में देखें तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित कुछ भागों को छोड़कर संपूर्ण जो ओसेनिया है उसमें उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीच से गुजरती है, इसलिए इसका उत्तरी भाग उष्ण कटिबंध में सम्मिलित है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और ऑस्ट्रेलिया में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात चलते हैं उन्हें विली विलीज कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं उन्हें विली विलीज कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म व शुष्क धूल भरी हवाओं को ब्रिक फिल्डर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्रिक फिल्डर कहते हैं। तस्मानिया व ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली ठंडी स्थानीय पवनों को दक्षिणी बस्टर या ब्रिक फिल्डर का भाई कहते हैं। तीन चीजें हमने पढ़ी, उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं विली विलीज कहलाते हैं, और गर्म और शुष्क धूल भरी हवाएं चलती हैं वो ब्रिक फिल्डर कहलाती हैं। इसके अलावा तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया में कुछ ठंडी हवाएं चलती हैं, उनको दक्षिणी बस्टर या ब्रिक फिल्डर का भाई कहते हैं। अब हम जितनी चीजें आज हमने पढ़ी हैं उनका एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मैं एक सबसे बड़ा देश बना देता हूं, क्योंकि सबसे बड़े देश में ही हमने सबसे ज्यादा बातें पढ़ी हैं। ये जो देश है इसका नाम हमने देख लिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इसके नीचे एक छोटा सा भाग में बना दिया ये तस्मानिया, और ये जो भाग है
ये पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, ये तस्मानिया। अब सबसे पहले हम जल संधियों की बात कर लेते हैं। ये जो जल संधि थी इसका नाम था टोरस जल संधि। ठीक है, इसके बाद बात करें तो नीचे वाली जो जल संधि थी इसका नाम था बोस जल संधि। ठीक है, ये तो हो गई जल संधि। इसके बाद यहां ऊपर की साइड में एक खाड़ी थी जिसका नाम था कारपेंट्रिया की खाड़ी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। नीचे एक खाड़ी थी जिसका नाम था स्पेंसर की खाड़ी। ठीक है, यहां पर एक जगह थी जिसका नाम था ग्रेट बाइट। अब देखो, ये चीजें हमने देख ली, अब ज्यादा कुछ नहीं देखना। एक प्रवाल भित्ति और मैं बना देता हूं। ये मैंने बना दी प्रवाल भित्ति, इसे बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। अब एक एक चीज से एक एक चीज का डिनोट करेंगे हम, एक पेन से एक चीज डिनोट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं ब्लैक पेन। ब्लैक पेन से हम पर्वत डिनोट करेंगे। ये जो पर्वत है इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जीडीआर लिख दिया मैंने, आप इसको याद कर लेंगे। यहां एक पर्वत और देखा हमने जिसका नाम था ग्रे पर्वत। यहां एक पर्वत और देखा जिसका नाम था रेनाल्ड रेंज। ठीक है, नीचे यहां ग्रेट बाइट के ऊपर की साइड में हमने देखा मैकडोनाल्ड रेंज, और यहां पर एक पर्वत था जिसका नाम था ब्रोकन हिल्स। ये पर्वत हमने देखे। ठीक है, अब दूसरा पेन लेते हैं हम। दूसरे पेन में हम देखें तो ग्रीन पेन से मैं बना देता हूं मरुस्थल। मरुस्थल ग्रीन पेन से नहीं, मरुस्थल हम रेड पेन से बना देते हैं। मरुस्थलों में देखें तो मरुस्थलों को हम ये गोलाकार भाग में बनाएंगे। ये जो मरुस्थल था इसका नाम था सैंडी, शॉर्ट में लिख रहा हूं। दूसरा विक्टोरिया, तीसरा गिब्सन, चौथा सिंपसन, पांचवा तनामी। हमें केवल याद करने के पर्पज से लिखना है, यह बात आपको याद रखनी है ना। यहां लिखेंगे हम छठा तिरारी, सातवां तनामी, आठवां पेड्रिका, नवा जो हमने देखा था वो था स्ट्रेजेलिक, और 10वां ये जो मरुस्थल था इसका नाम है लिटिल सैंडी। ये सारे मरुस्थल हमने देखे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नदियां। नदियों को बनाएंगे हम ग्रीन लाइन से। ये नदियां आएंगी डार्लिंग, मुर्रे, और ये दोनों आकर गिर गई स्पेंसर की खाड़ी में। मुर्रे डार्लिंग, मुर्रे डार्लिंग। येलो पेन से मैं बना रहा हूं प्रायद्वीप। ये मैंने एक प्रायद्वीप बनाया है अर्न इम प्रायद्वीप। यहां से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है विक्टोरिया नदी, और यहां एक और मैंने प्रायद्वीप बनाया है जिसका नाम है आयर प्रायद्वीप, और यहां से एक नदी निकलेगी उसका नाम है स्वान नदी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहीं पर मैं वापस ब्लैक और रेड पेन से दो चीजें बनाऊंगा, आपको याद रखनी है। ये ब्लैक से मैंने बॉक्स बना दिया और इसको मैंने रेड से बंद कर दिया। ये झील है, इस झील का नाम है आयर झील। ये सारी चीजें हमने आज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओसेनिया महाद्वीप में डिस्कस की हैं। अब हमारे पास बचा है ऑस्ट्रेलिया के खनिज, जिन पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें।